राज्य के आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ा ने कहा कि प्रतिष्ठात्मक रूप से आरंभ किए जा रहे पिछड़ी जाति आत्मसम्मान भवनों को निर्माण को सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि आत्मसम्मान भवनों को लेकर निचले कमजोर वर्ग के लोग, पिछड़ी जाति संघों के प्रतिनिधि आदि हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। पिछड़ी जाति आत्मसम्मान भवनों के निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आज नगर के कोकापेट में मुनुरकापु आत्मगौरव भवन निर्माण कार्यक्रम में राज्य के मंत्री श्रीनिवास गौड़ा तथा मंत्री गांगुला कमलाकर ने मिलकर भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कापू जाति के लोग ही नहीं, समस्त पिछड़ी जाति के लोग अंतर्जातीय विवाह रचा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कई कल्याण छात्रावासों का निर्माण हमने कर लिया है। जुबली हिल्स नाबालिग कन्या के सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस जांच चल रही है। अब तक इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह ऐसा हो तो इन मामले से संबंधित 5 नाबालिग आरोपियों को बालिगों के रूप में लिया जाना चाहिए, ऐसा जुबली हिल्स ने विचार बनाया है और पुलिस इसी विचार को जुनेवल कोर्ट के सामने रखने की योजना तैयार की है। पुलिस द्वारा लिए गए इस सनसनीखेज निर्णय का मंत्री केटीआर ने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस विषय में पुलिस को पूरी मदद मिलेगी। अब आगे से नाबालिग दुष्कर्म मामलों में नाबालिग आरोपियों को भी बालिग आरोपियों के रूप में सजा दी जानी चाहिए। यह बात केटीआर ने कही। मंत्री ने कहा कि एक नाबालिग बालिग व्यक्ति की भांति क्रूर अपराध करे तो उसे भी मेजर मानकर ही सजा देनी चाहिए, उसे जुवेनाइल की तरह नहीं देखना चाहिए, कहकर मंत्री ने अपने विचार व्यक्त। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने तेलंगाना के किसानों द्वारा सामना की जा रही उन समस्याओं के परिष्कार में टीआरएस सरकार की लापरवाहियों, किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता आदि विषयों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर के नाम एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में केसीआर सरकार की लापरवाहियों की नीति का विरोध करते हुए बंडी संजय ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। बंडी संजय ने कहा कि राज्य में किसान आंसू बहा रहा है तो मुख्यमंत्री केसीआर अपने फार्म हाउस में रंगरलियां मना रहे हैं, कहकर उन्होंने केसीआर पर व्यंग बाण छोड़े। बंडी संजय ने कहा कि किसानों को फसल निवेश के अंतर्गत सरकार द्वारा घोषित रैतु बंधु योजना की निधियों को सही समय पर जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि सही समय पर किसानों को मिलने वाली रैतु बंधु सहायता समय बाद मिलने से उसका क्या लाभ है। इसी संदर्भ में उन्होंने याद दिलाया कि मानसून के बादल अब तक ही राज्य में प्रवेश कर गए हैं। इन परिस्थितियों में अधिकांश किसान अपनी जमीनों की धुनाई कर बीज बोने के लिए तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में फसलों के लिए निवेश की राशि उनके पास न होने से वह किसान रैतुबंधु निधियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिए जाए तो रैतुबंधु के तहत जारी की जाने वाली 7,500 करोड़ रुपए की निधि तत्काल किसानों के खाते में जमा करने की बंडी संजय ने केसीआर से मांग की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अपना अभिमत रखते हुए कहा कि राज्य की जनता क्रियाशील सरकार की कामना कर रही है। इसके मद्देनजर राज्य पर शासन लागू किया गया तो भी अच्छा ही रहेगा, कहकर रेवंत रेड्डी ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने जो महिला दरबार का आयोजन किया है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में क्रियाशील जनता की सरकार नहीं है, महिलाओं पर सभी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में इतना सब होने के बावजूद भी सरकार इस ओर नहीं देख रही है। अपने अमेरिका का दौरा पूरा कर हैदराबाद लौट आए रेवंत रेड्डी का पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मृगशीरा कार्तिक के संदर्भ में रेवंत रेड्डी को पार्टी के मत्स्य कार्य विभाग के राज्य शाखा अध्यक्ष मेट्टुसाई कुमार ने एक बड़ी मछली भेंट की। इसी संदर्भ में रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया के साथ चिटचैट स्वरूप बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने याद दिलाया कि धारा 8 के अनुसार नगर दव्य में राज्यपाल को सर्वाधिकार प्राप्त है। अगले माह हैदराबाद के आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों के व्यवस्थाओं आदि को भारतीय जनता पार्टी अलकमान ने सभी कार्यों को तेज कर दिया है। जुलाई माह की 2 तथा 3 तारीख में यह बैठकें आयोजित होंगी। हैदराबाद के नोवोटेल में आयोजित होने वाली यह बैठकों को व्यवस्थाओं की भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी तरुण चुग
पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश, पार्टी के अध्यक्ष बंडी संजय सहित कई नेताओं ने जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारियां ली। सभी मंच, भोजन सुविधाओं, पार्किंग व्यवस्था, फोटो प्रदर्शनी कहां स्थापित करना, ऐसे विषयों पर नेताओं के साथ चर्चा की गई। हैदराबाद के HICC के मंच से जुलाई 2 के सायं 4 बजे से 3 तारीख के सायं 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संपन्न होंगी। इन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आदि इन बैठकों में भाग लेंगे। मौके पर गत बैठक में लिए गए निर्णय को अमल किया गया या नहीं, इस विषय की भी समीक्षा के साथ साथ कई अंशों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पर्यावरण कार्यशैली की रिपोर्ट में भारत देश 180वें स्थान पर खड़े होने से मंत्री KTR के चिंता प्रकट की। इस संदर्भ में उन्होंने सभी लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस विषय को सभी लोग गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि इस मामले पर एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत देश केवल 18.9 स्कोर में 180वें स्थान पर खड़ा है। इस मौके पर मंत्री KTR ने अपना अभिमत रखते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा आरंभ किए गए हरितहारम कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को सभी राज्यों में तथा केंद्र सरकार भी ऐसे कार्यक्रमों को आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाइयों से भावी पीढ़ियों को हम नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं, कहकर मंत्री KTR ने अपनी भावना व्यक्त की। आगामी बोनालू उत्सव के मद्देनजर सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विविध विकास कार्यों का मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री तलसानी ने बताया कि तेलंगाना राज्य गठित होने के बाद से सरकार के तत्वावधान में जनता त्योहारों को संतोषपूर्ण ढंग से मना रही है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को आयोजित होने वाले सिकंदराबाद बोनालू यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे। इस यात्रा में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। तलसानी ने बताया कि तेलंगाना की संस्कृति का प्रतीक बनकर उभरने वाले बोनालू त्योहार को राज्य त्योहार के रूप में हम मना रहे हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास के साथ GHMC के आयुक्त लोकेश, जल आपूर्ति विभाग के प्रबंध निर्देशक दाना किशोर एवं अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित కానీ ఈసారి జాతర చాలా గొప్పగా ఘనంగా జరగాలని అందరి సహకారం, స్థానికంగా ఉన్నవాళ్ళ సహకారం, దక్కన్ మానవ సేవ సమితి, ఆర్య సమాజ్, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, ఇట్లాగో గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే పూర్తి స్థాయిలో వారి కోఆపరేషన్, ఎటువంటి ఆటంకాలు బోనాలు తెచ్చేవాళ్ళు కావచ్చు, అదేవిధంగా తొట్టిలో ఊరేగింపుల వాళ్ళు కావచ్చు, పలారం పట్ల ఊరేగింపులు కావచ్చు, వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని బీటీ రోడ్ ఇస్తాం, మీకు అందరూ తెలుసు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక పర్మనెంట్ VDCC రోడ్ బాటా నుంచి రామ్ గోపాల్ पेट पुलिस स्टेशन, ये मांगकर हैदराबाद के कोकापेट में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव के घर का मेडिकल विद्यार्थियों ने घेराव किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कहा कि MSR मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उन्हें सीट आने पर भी मेडिकल काउंसलिंग की जांच के द्वारा कॉलेज को अनुमति रद्द कर दी जाने से हम सड़क पर आए हैं, कहकर विद्यार्थियों ने मंत्री के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त की। इस संदर्भ में मंत्री हरीश राव से मिले 79 विद्यार्थियों ने उन्हें रिलोकेट करने का आग्रह किया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि NMC के द्वारा आदेश जारी करने पर भी कॉलेज नारायण राव स्वास्थ्य विश्वविद्यालय प्रबंध इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। छात्रों ने कहा कि यह वर्ष हमारा व्यर्थ न हो जाएगा, इस बात की हमें चिंता है, जो हमारे जीवन को एक वर्ष पीछे धकेल सकती है, कहकर उन्होंने मंत्री के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त की। उन्होंने रोते हुए मंत्री से बताया कि हमारी परिस्थितियों को सुनने वाला और समझने वाला कोई नहीं है, कहकर उन्होंने मंत्री हरीश राव से मिन्नतें की
मेडिकल विद्यार्थियों को वेद न सुनने के बाद मंत्री हरीश राव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद इस समस्या का परिष्कार अवश्य कराएंगे। అయిపోయాయి సీట్స్ మావి 80 మెంబర్స్ ఉన్నాం మేమందరము 80 సీట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుండి 19th రోజు ఎన్ఎంసీ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేసింది దాని తర్వాత మేము ఇంకా అందరినీ కలవడం జరిగింది మేనేజ్మెంట్ ని గాని యూనివర్సిటీని గాని వైస్ ఛాన్సలర్ ని గాని మళ్ళీ హరీష్ రావు గారు సార్ ని గాని అందరినీ కలవడం జరిగింది మాకు అయితే యూనివర్సిటీ నుండి ఏం రెస్పాన్స్ రావట్లేదు మేము చాలా సార్లు అడిగాము మాకు సర్క్యులర్ గాని నోటీస్ గాని రిలీజ్ చేయండి వాళ్ళు ఎట్లా ప్రాసెస్ అవుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా మేము కూడా మా ఫ్యామిలీకి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నాం కదా వాళ్ళకి కూడా ఒక ఆన్సర్ ఇవ్వగలం ఇప్పుడు మేమంటే యంగ్ జనరేషన్ కాబట్టి ఈ బాధని ఇది తట్టుకోగలుగుతున్నాము చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ లో చాలా పేరెంట్స్ తట్టుకోలేకపోతున్నారు అది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఆలోచించేది ఏంటంటే ఒకటంటే పీజీ సీట్ వచ్చిందని చాలా ఆనందపడ్డారు मलकाजगिरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मायनपल्ली हनुमंत राव ने क्षेत्र की जनता से कहा कि अपने परिसरों तथा आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ एवं साफ रखें। उन्होंने कहा कि परिसर साफ रहने से रोग दोष हमारे करीब नहीं पहुंचते हैं। मेडचल मलकाजगिरी जिला परिधि के अलवार क्षेत्र में डिवीजन 134 में वासवी वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनी में आयोजित शहरी प्रगति कार्यक्रम में विधायक मायनपल्ली हनुमंत राव ने भाग लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और जनता से मिलकर उनकी समस्याएं पूछकर जानकारियां इकट्ठा की। రోడ్ మీద ఇట్లా పడిపోతాయి పోకుండా రోడ్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ ఇష్టం एक्स्ट्रा फ्लोर का ఇది ఓన్లీ ఫౌండేషన్ పడ్డది। मेडचल जिला के जवाहर नगर निगम क्षेत्र में शहरी प्रगति कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। यहाँ डिवीजन 12 के पार्षद मनीगाला सतीश कुमार के तत्वावधान में शहरी प्रगति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पार्षद सतीश कुमार ने क्षेत्र की जनता से मिलकर उन्हें गीले कूड़े तथा सूखे कूड़े को अलग अलग कर अपने क्षेत्रों को स्वच्छ रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने कचरा अलग करने संबंधी कार्यक्रम से लोगों को सतर्क एवं अवगत कराया। इस कार्यक्रम में महापौर काव्या, आयुक्त ज्योति रेड्डी सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित। సతీష్ గారి ఆధ్వర్యంలో తడి పొడి చెత్త అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది పట్టణ ప్రగతి అనేది ప్రతి ఒక్క కాలనీ నీట్గా ఉండాలి మనం శుభ్రం ఉండాలనే గొప్ప ఉద్దేశంతో మన సీఎం కేసీఆర్ గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పని ఇది దాన్ని మేము ప్రతి ఒక్క డివిజన్లో కార్పొరేటర్ చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు। ఈరోజు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళి తడి పొడి చెత్త గురించి వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు గార్బేజ్ కలెక్షన్కి వేయాలి అని సపరేట్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే యూజ్ ఏమిటి అనేది వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది। ఇవే కాకుండా ప్రతి డివిజన్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇరువైపులా ఉన్న పిచ్చి మొక్కలను हैदराबाद नगर के पुराने शहर में फिर उपगुड़ा महाकाली मातेश्वरी मंदिर अपने 8 वसंत पूर्ण कर नवे वसंत में प्रवेश कर लिया है। इस शुभ अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम, गणपति पूजा सहित माता के अभिषेक आदि अनुष्ठान आयोजित किए गए। मंदिर के पुजारियों ने दिव्य दर्शन, गणपति होमम तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मंदिर के अध्यक्ष, सचिव, राजनीतिक प्रतिनिधि आदि शामिल हुए। मंदिर के नवे वार्षिकोत्सव के संदर्भ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के अध्यक्ष जनगाम मधुसूदन गौड़ा ने माता की पालकी सेवा आदि आयोजित करने की जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने बताया कि आषाढ़ मास में बोनाल उत्सवों का भी भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ संयुक्त मंदिर समिति के सामूहिक जुलूस कार्यक्रम में भव्य रूप से माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाकाली దేవాలయ కమిటీ పునర్నిర్మాణం జరిగి 8 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని 9వ వసంతంలో అడుగుతున్న సందర్భంగా ఈరోజు వార్షికోత్సవ పూజా కార్యక్రమము నిర్వహించడం జరిగింది। 8 జూన్ 2014న శ్రీ శ్రీ విద్యారణ్య భారతీ స్వామి గారి యొక్క దివ్య ఆశీస్సుల చేత చండీ ఉపాసకులు బ్రహ్మశ్రీ పాలెం మనోహర్ శర్మ శాస్త్రి గారి యొక్క
కమ్ముల హస్తముల చేత ఈ యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించినప్పటి నుంచి కూడా ప్రతినిత్యము దేవాలయం లోపల పూజా కార్యక్రమాలను మరియు బోనాల ఉత్సవాల కార్యక్రమాలను, దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఎంతో బ్రహ్మాండంగా నైవేద్యపానంగా అలంకరించేతోటి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు 9వ సంవత్సరంలోకి అడుగుడుతున్న సందర్భంగా ఈరోజు ఉదయం 5 గంటలకు అమ్మవారి అభిషేక కార్యక్రమము, कलशाभिषेक कार्यक्रम निर्वहिंचడం జరిగింది. प्रगति भवन का कांग्रेसी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया. हैदराबाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष मेहता रोहित के नेतृत्व में यह धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस आंदोलन के दौरान युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हैदराबाद शहर में नाबालिग लड़कियों के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घटती जा रही है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री इस विषय पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करना यह बहुत ही दुखद बात है. युवा कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि मुख्यमंत्री खुले तौर पर बाहर आकर आरोपियों पर कठिन कार्रवाई करने के कदम उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में टीआरएस सरकार पूरी तरह विफल हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार मनमाने ढंग से पबों तथा बारों को अनुमति देकर इस प्रकार के अत्याचारों को परोक्ष रूप से प्रोत्साहित कर रही है. మరి హైదరాబాద్ నగర నడిపొట్టున మరి గత వారం రోజుల్లో 5 మంది మహిళలను మానభంగం చేస్తే మరి ముఖ్యమంత్రి నిద్రపోతుండా ఫామ్ హౌస్ ఉండా తెలుస్తలేదు. ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు వరకు స్పందించలే. రాష్ట్రంలో ఉన్న మంత్రులు స్పందించలే. మహిళా మంత్రులు అయితే అసలు వాళ్ళు మరి మహిళలా కాదా అని చెప్పి అనుమానం వస్తుంది. సాటి మహిళలకు హైదరాబాద్ నగరంలో రక్షణ లేకపోతే ఒక్క మహిళా మంత్రి కూడా మాట్లాడకపోవడం సిగ్గుచేటు. వెంటనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరి స్పందించి వెంటనే మరి మసీవుల్లా ఖాన్ ఎవరైతే వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ ఉన్నో ఆయనను కూడా అరెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ సంఘటన జరిగింది ఒక ప్రభుత్వ వాహనంలో. మరి దీనికి బాధ్యత ఎవరు? మరి హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఒక బ్రాండ్ తయారు చేస్తాన్న కేటీఆర్ ఈ రోజు హైదరాబాద్ నగరంలో కనీసం మహిళలకు భద్రత లేదంటే మరి నువ్వు హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఎంత నాశనం చేస్తావో అందరూ గమనిస్తున్నారు. దీనికి నువ్వు నైతిక బాధ్యత వహించాలి. भारत के राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की सूची जारी की गई. इस केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की सूची जारी की. राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना इस माह की 15 तारीख को जारी करने की भी उन्होंने घोषणा की. उन्होंने बताया कि 15 जून से नामांकन पत्र स्वीकारने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी. निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस माह की 29 तारीख तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे. 30 जून से नामांकन पत्रों की जांच करने की भी उन्होंने घोषणा की. साथ ही उन्होंने बताया कि नामांकन वापस लेने की तिथि 2 जुलाई तय की गई है. राष्ट्रपति पद का चुनाव एवं मतदान की तिथि 18 जुलाई निर्धारित होने की भी उन्होंने जानकारी दी और 18 जुलाई को मतदान की समाप्ति के बाद 21 जुलाई को मतों की गणना की जाएगी. ऐसा हो तो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आगामी 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है. इसी परिवेश में जुलाई 25 के पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव करने की आवश्यकता है. इस बात की जानकारी देते हुए राजीव कुमार ने बताया कि इन तिथियों को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम तय किया गया है. उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की प्रक्रिया, मतों की गणना आदि दिल्ली में संपन्न होगी. राजीव कुमार ने बताया कि मतदान दिल्ली के संसद भवन सहित उन राज्यों के विधानसभा भवनों में और जिसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है. मैं अपने सहयोगी निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी एवं संपूर्ण निर्वाचन आयोग के साथ भारत के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं. इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, प्रिविलेज एंड ऑनर that the institution of Election Commission of India has successfully, freely, fairly conducted elections 15 times to the office of the President. And this is the 16th time, and we really feel very privileged and honored. So the format of today's briefing would be something as it is on your screen. So what we'll do is we'll show you the overview. इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, वोट्स की उनके वैल्यू क्या है, नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की लोकेशंस कहां होंगी, वोटिंग कहां कहां होगी और कंडक्ट एंड रूल्स क्या हैं उससे रिलेटेड.
जवाहर नगर पुलिस थाना परिधि के बालाजी नगर स्थित श्री बालाजी वाइन्स के परमिट रूप में शराब का सेवन करते हुए एक व्यक्ति संदेहास्पद हालत में गिर गया। शराब पीकर 32 वर्षीय शेख आसिफ के गिर जाने से वंश के मालिकों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचे पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति को उपचार हेतु स्थानीय एरिया अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। సార్ ఇప్పుడు మా కళ్ళ ముందే అంబులెన్స్ 108 అంబులెన్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చెట్టు కింద పెట్టుంది. అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అంబులెన్స్ ప్రజల కోసం ఉన్నాయా లేదంటే చెట్ల కింద పెట్టి వీళ్ళు టైం పాస్ చేయడం కోసం ఉన్నాయా? पुराने शहर के किशनबाग पुलिस थाना परिसर में अरशद नामक युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चारमीनार क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त ने बहादुरपुरा पुलिस थाने में इस मामले की पूरी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि ऊपरपल्ली में ट्रांसजेंडरों से यह आरोपी पैसों की वसूली करते थे। इस वसूली का हत्या का शिकार हुआ अरशद विरोध करता था। इस बात की मन में रंजिश रखे इन लोगों ने अरशद की हत्या का स्केच तैयार किया। 2 दिन पूर्व ऑटो स्टैंड के पास अरशद को रहता देख 5 आरोपियों ने एक साथ आकर उस पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान इन 5 आरोपियों ने अरशद की छाती पर जोर से मारा। हमले की जानकारियां मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित को उस्मानी अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में उपचार के चलते अरशद की मौत हो गई। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। उसी के अंतर्गत इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ఈ అర్షద్ అతన్ని దుబ్బేస్తాడు, నెట్టివేసి అలానే వెంటనే ఈ వైద్ ఖాన్ వాళ్ళ స్నేహితులు అర్షద్ అండ్ అర్షద్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ బంధువు అయిన జమీల్ పైన అటాక్ చేస్తారు. ఈ వైద్ ఖాన్ దగ్గర ఉన్న కత్తితోటి అర్షద్ని విచక్షణ రహితంగా పొడవడం వల్ల అతనికి తీవ్ర గాయాలై కింద పడతాడు. అలాగే ఈ వైద్తో పాటు ఉన్న వాళ్ళ అసోసియేట్ సహచరులు ఒక బీర్ బాటిల్ పగలగొట్టి జమీల్ని కూడా గాయపరచగా అతని తలపైన ఇతర భాగాల శరీర భాగాలపైన గాయాలైనవి.